हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम में लेक्चर 7। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में कर लिया। सबसे पहले साइक्लिसिटी का कंसेप्ट देखा, और फिर हमने यूनिट्स डिजिट प्लेस वाला कंसेप्ट देखा, फिर हमने डिविजिबिलिटी देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। इस वाले लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर का कंसेप्ट, जो कि सबसे मेजर पार्ट है नंबर सिस्टम का, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट्स देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि रिमाइंडर का जितना भी कंसेप्ट्स होता है, चाहे वो थ्योरम्स हो, जैसे नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, या फिर मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव जो प्रॉपर्टीज़ होता है रिमाइंडर का, वो सब देखेंगे, क्योंकि इसी पे बेस जो है आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर में, फिर हम लोग लेटर ऑन जो है फिर इसमें जितना भी हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस आता है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। नाउ इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारा इस लेक्चर में हर लेक्चर में हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, जो कि आपको सॉल्व करना रहता है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन दिया था, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 80% एंड गेट डिस्काउंट ऑफ 25%. बिसाइड्स ही गेट्स 20% मोर अमाउंट पर केजी फ्रॉम द होल सेलर एंड सेल्स 80% लेस पर केजी टू द कस्टमर. व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज? नाउ ये क्वेश्चन जो था थोड़ा बड़ा था और प्रॉफिट एंड लॉस का था, तो ये क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि आपका रिवीजन हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है 80% है, शायद है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो जिन्होंने 80% मार्क किया है तो वो सही आंसर है शायद। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसको कर हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 80%, ओके, एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 25%, ओके। अब यहाँ पर देखिए, हमने मार्कअप पढ़ा था। मार्कअप प्राइस जो मतलब हम लोग जो शॉपकीपर जो मार्कअप करता है वो करता है किस पर? अपने कॉस्ट प्राइस पर, जो भी उसका लागत लगा है। जैसे अगर उसको 100 रुपये का है और उसने मार्कअप कर दिया 20%, तो मीन्स एक्चुअली उसको 120 रुपये में वो बेचने के लिए वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो सब चीज़ जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में सारा चीज़ जो है हम लोग लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लागत कितना लगा है, उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, उसी पर हम लोग प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट निकालते हैं वो बेस्ड होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालें। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि ये अब पहले तो ये तो मार्कअप और ये डिस्काउंट तो बात की बात है। पहले क्या है, बिसाइड्स ही गेट 20% मोर अमाउंट पर केजी फ्रॉम अ होल सेलर। अब देखिए, ये शॉपकीपर, ये होल सेलर है, ठीक है, और ये सेल कर रहा है शॉपकीपर को। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर देखना है सब चीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉपकीपर। अब देखिए ये क्या है कि शॉपकीपर क्या है, ये कि ये क्या कर रहा है कि ये 20% मोर अमाउंट पर केजी फ्रॉम होल सेलर वो ले रहा है, मतलब फ्रॉड से ही ले रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अगर आप समझिए कि हम मान लेते हैं कि होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मतलब होलसेलर जब उसको बेच रहा है तो 1 ग्राम का कुछ भी बेच रहा हो, 1 ग्राम का हम लोग 1 रुपया मान लेते हैं। ओके, 1 ग्राम का जो वैल्यू है वो 1 रुपया है। अब जो है होलसेलर उसको क्या कर रहा है कि उसको वो 1000 ग्राम बेचने का सोच रहा है, पर एक्चुअली में शॉपकीपर जो है वो कुछ फ्रॉड करके उसे 1200 ग्राम ले रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में शॉपकीपर जो है वो क्या कर रहा है कि वो 1200 ग्राम ग्रेन ले रहा है 1000 ग्राम के दाम में। मींस वो 1200 का सामान ले रहा है 1000 के दाम में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 1200 ग्राम्स जो है वो पड़ रहा है 1000 रुपये का। ठीक है, तो उसको 1 ग्राम कितना का पड़ रहा है? 10/12, मतलब 1000/1200 करेंगे तो हमारा 10/12 आ जाएगा। इतने रुपये का जो है उसको 1 ग्राम जो है उसको कॉस्ट आ रहा है। तो यहाँ पर पहला जो ये जो कर रहा है कि 20% जो है वो ज़्यादा ले रहा है, तो इससे उसको क्या हो रहा है कि उसको उसका कॉस्ट प्राइस चेंज हो जा रहा है, 1 रुपया नहीं रह रहा है। अब वो कॉस्ट प्राइस उसको कुछ और कम लग रहा है पर ग्राम। हमने यहाँ निकाल लिया। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अब क्या है कि ही सेल्स 10% लेस पर केजी टू कस्टमर। अब देखिए ये कस्टमर को क्या करता है कि कस्टमर को ये 1000 ग्राम देने का बोलता है। ठीक है,
1000 ग्राम ये दे मतलब बोल रहा है कि हम आपको दे रहे हैं कस्टमर को, लेकिन एक्चुअली में उसको 10% लेंस मीन्स उसको 900 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, अब देखिए आपका क्या हुआ कि एक्चुअली में जो वो सेल कर रहा है वो 900 ग्राम जो है वो उसको दे रहा है। तो 900 ग्राम का उसको कॉस्ट प्राइस कितना लगा था, यहाँ पर 1 ग्राम का उसको 10/12 रुपये लगा था। तो 900 ग्राम्स का कितना हो जाएगा, 900 इंटू इतना कर देंगे तो ये कितना आ जाता है, अगर हम इसको करते हैं इंटू 10/12 तो ये आ जाता है हमारा 9000 डिवाइडेड बाई 12 तो ये आ जाएगा आपका 750। अब देखिए यहीं पर से हमारा काम अब हो गया ख़त्म। अब ये कॉस्ट प्राइस जो है इसको एक्चुअली लग रहा है 750, 900 ग्राम का तो उसको 750 लग रहा है। पर अब ये क्या कर रहा है कि ये मार्कअप कर रहा है 80% और डिस्काउंट दे रहा है 25%। मार्कअप किस पे कर रहा है, क्योंकि वो उसको 1000 ग्राम बोल रहा है कि हम बेच रहा है, तो उसको 1000 में उसका बेच मतलब उसी पे मार्कअप करेगा। तो मीन्स ₹1000 को अगर हम 80% से मार्कअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। 1800 मीन्स अगर 80% आप उसमें ऐड कर रहे हैं, अगर उसमें सीधा 4 मतलब 8 जो उसमें ऐड करेगा तो आपका 1800 आ जाएगा। और अगर आप उसमें डिस्काउंट दीजिएगा 25% का, तो मतलब क्या उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा डिस्काउंट 3/4 से। तो आप इसको करते हैं तो आ जाता है 450 इंटू 3 तो आ जाएगा 1350 रुपये। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अब वो सेल कर रहा है 1350 में और उसको लग रहा है पैसा 750। यहाँ पर भैया बस आपका यहाँ पर अब आंसर आ जाएगा। देखिए अब 1350 इसका SP हो गया और ये CP हो गया। तो 1350 माइनस 750 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100। ठीक है, तो ऊपर आपका हो जाएगा 600 बाई 750 इंटू 100। तो आपका हो जाएगा ये 15 से 4 और 15 ये हो जाएगा आपका 5। तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू 100 तो ये आ जाएगा आपका 80%। तो 80% जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको सिर्फ एक निकालना था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको ये निकालना है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है एक्चुअल, इसको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो पड़ा है, क्योंकि इसको 1 रुपये से तो ये कम में ही ले रहा है क्योंकि ये ज़्यादा सामान ले रहा है। तो वहीं पर ये कॉस्ट प्राइस अपना कम कर लिया, तो वो आपको निकालना है। फिर ये जितना सेल करा है उसको आपको देख लेना है कितना सेल करा है, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए इस रेट के हिसाब से। और फिर जो है फाइनल सेलिंग प्राइस जो भी है उसमें कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और उसको अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को वही निकालना था, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ऐसा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए प्रॉफिट एंड लॉस का। और भी क्वेश्चन हम लोग ऐसे देते रहेंगे। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। देखिए रिमाइंडर का कंसेप्ट। ठीक है, रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या होता है कि पहले आप लोग डिवीज़न तो पढ़े ही होंगे, बिल्कुल डिवीज़न क्या होता है। तो जैसे अगर मानते हैं कि एक नंबर है n, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं a से। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है b। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन आता है b और आपका रिमाइंडर आता है r। अब आप बोलिए कि ये n जो है ये क्या है, तो n को हम लोग बोलते हैं, n हो गया आपका डिविडेंड जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, a आपका हो गया, a से डिवाइड कर रहे थे तो a हो गया आपका डिविज़र, b जो है आपका हो गया क्वोशिएंट और ये जो है ये रिमाइंडर है। ऐसा अगर हम लोग जब डिवीज़न करते हैं तो ऐसा लिखते हैं, कुछ n यहाँ है, ये आपका डिविज़र हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया और जो भी डिवाइड करके जो आता है फाइनली वो हो गया रिमाइंडर। ठीक है, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज़ इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट दैट इज़ a इंटू b, तो ab प्लस r। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं किसी भी नंबर को, अगर उसका डिवीज़र पता है, उसका क्वोशिएंट पता है और उसका रिमाइंडर पता है तो। ठीक है, तो रिमाइंडर का कंसेप्ट ये यहाँ है कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी डिवीज़र से तो आपका जितना भी बचता है, मतलब डिवाइड करने के बाद जितना भी डिफरेंस बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। जैसे एग्जांपल लेते हैं 19 को। ठीक है, तो 19 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 क्या होगा, 5 का नियरेस्ट क्या होता है 19 के, 15 होगा। 15 में जो है 14 कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो हम लोग कहेंगे कि ये हो गया रिमाइंडर 4। ठीक है, हम लोग हर जगह अब आगे वाले चैप्टर में ऐसे ही लिखते आएंगे। ठीक है, आपको ऊपर दिया हुआ रहेगा क्या आपका डिविडेंड है और नीचे आपका डिवीज़र होगा और आपको डायरेक्टली यहाँ पे रिमाइंडर लिख देना है। ठीक है, वैसे हम लोग ले लेते हैं अगर 22 डिवाइडेड बाई 7 तो बताइए क्या होगा,
नियरेस्ट है 21, तो रिमाइंडर आपके आ गया यहाँ पर 1। ठीक है, ये कोई बहुत इसमें बड़ा कंसेप्ट नहीं था, ये जो था बहुत इजी था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आता है आपका कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है कि आपका एक कंसेप्ट है जो पूरे रिमाइंडर चैप्टर में हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग क्या होगा कि अपना कैलकुलेशन हम लोग को कहीं अगर मिनिमाइज़ करना होगा तो इसका हेल्प हम लोग लेंगे। अगर ये वहाँ पर यूज़ आ पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हर जगह यूज़ हो जाए, पर जहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ जा रहा है तो वो आपके लिए यूज़फुल होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यूज़फुल कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट क्या है। जैसे अभी हमने देखा 19 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका हम लोग ने रिमाइंडर लिया, तो रिमाइंडर कितना आया था हमारा, बताइए कितना आया था, 4 आया था। तो 19/5 हमने किया, तो एक्चुअली हमने क्या किया कि 5 का जो नियरेस्ट मल्टीपल होता है दैट इज़ 15, उसके बाद जो भी डिफरेंस बचता है, मीन्स अगर 19 को हमने ऐसे लिखा था 19 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 4, राइट, उसी फॉर्म में हमने लिखा था 5 इंटू 3 प्लस 4। नियरेस्ट जो था वो 15 था और जो रिमाइंडर बचा वो 4 था। लेकिन एक तरीका से आप इसको और सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा 19 के जस्ट पहले वाला मल्टीपल वो क्या था, 15। अगर हम लोग लेते हैं 5 का ही मल्टीपल 19 के जस्ट बाद, तो क्या है बताइए, 20 है। 5 19 से जस्ट बड़ा जो नंबर जो 5 का मल्टीपल है वो क्या है, 20 है। और 20 में 19 कितना कम है, एक कम है। तो हम लोग कहेंगे कि इसी नंबर के लिए 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर जो होगा वो होगा -1। ठीक है, समझ रहे हैं आप। वैसे ही आप देखिए, अगर हम दूसरे का देखते हैं, अगर हम लिखते हैं 22 ही, 22 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ रहा था इसका, 1, 7 इंटू 3 प्लस 1। लेकिन अगर हम लोग 7 का 21 के बाद जो है मतलब जो नेक्स्ट मल्टीपल होता है वो कितना होता है, 28। और 28 और 22 में जो है जितना डिफरेंस है मतलब 6 का डिफरेंस है, तो हम लोग लिख लेंगे कि इसका -6 जो है इसका नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपको सोचना पड़ेगा और इस वाले कंसेप्ट को हम लोग एक्चुअली यूज़ भी करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप देखिए कि हम लोग ऐसा नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्यों पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया ये और ये आ गया। अब क्या है, यहाँ पर आपका जब नेगेटिव रिमाइंडर आ गया तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप देखिए नेगेटिव रिमाइंडर को अगर आप डिवीज़र में ऐड कर देंगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर जब हम कहीं बोलते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और मेरा नेगेटिव रिमाइंडर -2 आ रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली में रिमाइंडर कितना होगा, 5 - 2 दैट इज़ 3। ठीक है, और आपको हर जगह जहाँ भी आपसे रिमाइंडर पूछा जाएगा, आपसे नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पूछा जाएगा, आपसे पॉजिटिव रिमाइंडर पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग यूज़ करते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर को निकालने के लिए। ठीक है, कहीं बार हम लोग को नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो काम आ जाता है, लेकिन जब आपसे पूछेगा कि फाइनली जब आपका आंसर आएगा तो हमेशा आपको पॉजिटिव रिमाइंडर ही देना है, जो आपका नेचुरल रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या है कि ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आता है रिमाइंडर का एडिट। अब हमारा थ्योरम स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट आता है जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप जैसे समझिए कि दो रिमाइंडर लिए हुए हैं। ठीक है, जैसे एक दो नंबर है, जैसे यहाँ पर हम लोग 7 से ही करते हैं, तो अगर करते हैं 15 और प्लस कर देते हैं 22। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, या इसको 23 कर देते हैं, 23। ठीक है, 15 + 23 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए क्या है कि 15 और 23 जो है हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से और हम बोल रहे हैं कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो 15 और 23 को पहले आप ऐड कर दीजिए तो कितना आता है बताइए, 38 डिवाइडेड बाई 7। और 38 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 3, क्योंकि 35 नियरेस्ट मल्टीपल है तो रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग क्या करिए कि इसको इंडिविजुअली आप इन लोग का रिमाइंडर निकालिए 7 से डिवाइड करके। क्या आता है, जैसे 15 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से तो क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, जल्दी से बताइए, 1 आ जाएगा। प्लस करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 23 को अगर हम लोग करते हैं तो 21 है तो 2 आ जाएगा, और ये जो है डिवाइडेड बाई 7
इसी तरह से हम लोग हमेशा लिखेंगे, ठीक है। आपका नीचे हमेशा डिवीज़र रहेगा और ऊपर जो है हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसका 15 का रिमाइंडर 1 आ गया और 23 का रिमाइंडर 2 आ गया, तो इसको ऐड करेंगे तो बचा 3 डिवाइडेड बाई 7। तो 3 जब 3 ऐसा लिखेंगे 3/7 तो मतलब रिमाइंडर जो है वो 3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इसको ऐड करें या हम उसका रिमाइंडर को ऐड करें तो दोनों जो है सेम रिजल्ट देता है, ठीक है। अब इसको हम लोग थ्योरी में देख लेते हैं। जैसे समझिए कि एक नंबर है, ठीक है, x एक नंबर है, उसको वो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देता है, ठीक है। तो यानी 7a+1 है वो, ठीक है। एक दूसरा नंबर है y जो कि अगर उसको हम डिवाइड करते हैं 7 से तो वो देता है रिमाइंडर 2, तो 7b+2, ठीक है। ऐसा कुछ नंबर है। तो जो नंबर x + y होगा वो क्या हो जाएगा बताइए। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो आ जाएगा 7a+b+3, ठीक है। यानी यही नंबर है, इसी नंबर को हम लोग को 7 से डिवाइड करना है, मीन्स ये वाले नंबर को। अब आप ये वाला नंबर को ध्यान से देखिए, ये वाला जो टर्म है ये तो डिविजिबल है 7 से, क्योंकि 7 इंटू a+b है। कुछ भी हो 7 इंटू कुछ भी हो तो वो नंबर तो पूरी 7 से डिविजिबल होगा। बचता क्या आपका ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म जो बच गया आपका, तो यही टर्म तो हम एक्चुअली आपका रिमाइंडर का एडिशन हुआ है 1 + 2, यही तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका दो नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं और उसको अगर डिवाइड करें किसी से और रिमाइंडर पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि उस जो जितना भी नंबर्स है उनका इंडिविजुअल जो रिमाइंडर्स होगा उस नंबर को डिवाइड करके उनको भी अगर हम ऐड करेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है वो रिमाइंडर सेम आएगा, ठीक है। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे अगर ऐसे हम बहुत सारा ले लेते हैं, ठीक है, 15 + 23 + 25 + 26 जो भी करके आता है। जैसे अगर हम लोग इसको करते हैं डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बताइए 15 का रिमाइंडर कितना हो गया 1, 23 का कितना हो गया 2, 25 का कितना हो गया बताइए। 25 का हो गया आपका 4 और 26 का हो गया आपका 5 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर अब ऐड कर दीजिए 1 + 2 = 3, 3 + 4 7 और 7 + 12 तो 12/7। अब यहाँ पर आ गया आपका, तो हम जान लीजिए कभी भी आपका रिमाइंडर जो है ना वो डिवीज़र से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ऐड करके आपका 12 आ गया, तो फिर से 7 से डिवाइड करिए, तो आपका 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा रिमाइंडर जो है वो है 5, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका कभी भी रिमाइंडर जो है वो डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। दूसरा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी सेम है जैसे हमने देखा एडिटिव प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आप सोच लीजिए कि दो नंबर है, वैसे ही 15 ले लेते हैं इंटू 23 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 15 × 23 करें और फिर जो भी नंबर आए फिर उसको 7 से डिवाइड करें तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वही सेम चीज़ अगर हम ऐसे करें कि अगर 15 को डिवाइड कर दें 7 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 1 इंटू 23 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आता है रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाई 7, तो ऊपर हो गया 2 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर जो हो गया वो हो गया 2। अब आप बोलिए कि इसको थ्योरी से भी देख लें, तो थ्योरी को भी वैसे ही देखते हैं। x है आपका नंबर जिसको लिख सकते हैं 7a+1, y है उसको लिख सकते हैं 7b+2, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए x y, तो आपका आ जाएगा 7a+1 इंटू 7b+2, ये आपका दे देगा 49ab प्लस 14a प्लस 7b और प्लस 2, मतलब 1 × 2 = 2। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो देखिए ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, बचा क्या आपका 2। और 2 कहाँ से आया था आपका, इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके, तो वही आपका हो गया फाइनली। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, एडिटिव एंड बोथ मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। अब एडिटिव है तो उसके साथ मतलब समझ लीजिए कि अगर नेगेटिव अगर कहीं पे माइनस हुआ तो वो भी फॉलो करेगा, ठीक है। एडिटिव मतलब उसमें वो भी इंक्लूड हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में जो है वो हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपका इसमें और क्लैरिटी आएगा। अब आता है एक क्वेश्चन, ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अ होल नंबर x इज़ डिविजिबल बाई 9, ठीक है। अब एक x जो है वो कोई होल नंबर है, वो डिविजिबल है 9 से, मतलब वो डिविजिबल, देखिए जब कोई नंबर डिविजिबल होता है किसी से तो उस केस में हम लोग रिमाइंडर क्या लिखते हैं 0। अब कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा, मतलब आप फुली वो डिविजिबल है। तो यहाँ पर एक x है जो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x³ - 5x² + 3x + 15 इज डिवाइडेड बाई 9।
ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अभी हमने इसी तरह का बहुत क्वेश्चन देखा, -5x² + 3x + 15 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, देखिए अब क्योंकि ये एक तरह से समझ लिए ये सब नंबर एडिशन में है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो इंडिविजुअल सबका रिमाइंडर लिखेंगे। तो ये वाला रिमाइंडर क्या होगा, x³ को 9 से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, क्योंकि x डिविजिबल है 9 से, तो ये तो डिविजिबल हो गया, तो इसमें रिमाइंडर 0 हो गया, इसमें भी रिमाइंडर 0 हो गया, इसमें भी रिमाइंडर 0 हो गया, बचा आपका 15। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 9, तो हमारा जो आता है वो आता है आपका आ जाएगा 6। तो हमारा रिमाइंडर हो गया 6। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, देखिए ये आपका क्लासिक केस है एडिटिव प्रॉपर्टी का। एडिटिव प्रॉपर्टी का ये क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसका बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा जिसको हम लोग मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें मल्टीप्लिकेशन किया हुआ नंबर है उसका रिमाइंडर निकालने आएगा। ठीक है, ये वाला देखिए ये एकदम क्लासिक केस है आपका, एसएससी में पहले ऐसा मतलब ये क्वेश्चंस आता है और अभी भी आता है ऐसा क्वेश्चंस। तो इसको आप लोग इस कंसेप्ट को देखिए कि इसको आप कैसे प्रोसीड करिएगा। अब नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन अगर ये जो है रिमाइंडर का कंसेप्ट पढ़ के नहीं गया है, ठीक है, उसको रिमाइंडर का प्रॉपर्टी नहीं पता है, उसको रिमाइंडर कैसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसका नहीं पता है, तो वो तो ये क्वेश्चन स्किप कर देगा सीधा सीधी, क्योंकि उसको इतना बड़ा आप समझ रहे हैं ऐसे 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18। आपका कुछ एग्जाम में अगर ऐसा दे दिया तो अब तो आप एग्जाम तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये रिमाइंडर का आपको अगर कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने पढ़ा एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि कोई भी नंबर्स को ऐड कर रहे थे और उसको डिवाइड कर रहे थे किसी नंबर से, तो जो रिमाइंडर आ रहा था वो सेम हो रहा था अगर हम लोग इंडिविजुअल का रिमाइंडर को ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकालते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल इंटू मतलब 4 तो 24 होता है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 24 120। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम 6 फैक्टोरियल तक ही निकालेंगे। अब बताइएगा क्यों। देखिए ये वाला नंबर 1 ये डिविजिबल है 18 से, नहीं है, तो यहाँ केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 फैक्टोरियल भी 2 है, 18 से डिविजिबल है, नहीं है, तो रिमाइंडर बचेगा 2। 6 वैसे ही 6, फिर दूसरा 24, अब 24 18 से डिविजिबल है, नहीं, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 6। फिर 120 आप पे आ जाइए, तो 120 को अगर हम लोग लेते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। अगर हम लोग 6 8 48 करते हैं 108, मतलब 1 अगर करते हैं तो बचता है आपका 108 मतलब 12 बन जाएगा, 12 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो 12 रिमाइंडर बचा। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप 6 फैक्टोरियल तक पहुँचेगा तो 6 फैक्टोरियल क्या है, 720 है। ठीक है, तो 720 जो है वो 18 से डिविजिबल है ना। आप देखिए कितना 18 4 जा करेंगे तो 40 मतलब डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स जो है वो डिविजिबल है 18 से, क्योंकि 7 फैक्टोरियल को भी क्या लिखेंगे 7 इंटू 720। फिर 8 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, यही सेम चीज़ इंटू जितना भी करते रहेंगे। तो हमारा क्या होगा कि उसमें 720 तो कॉमन रहेगा और 720 जो है वो आपका 18 से डिविजिबल है। तो पूरा नंबर जो है रेस्ट जो 6 फैक्टोरियल के बाद का जितना नंबर है सब डिविजिबल है 18 से, तो उनका रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो हमको अब वो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर आ गया इतना ही नंबर। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर दिए सिंपली, तो ये आपका कितना होता है 1 + 2 3, 6 + 3 9, 9 6 15, 15 + 2 27 और 27 डिवाइडेड बाई 18, तो आपका आ जाएगा रिमाइंडर 9। 27 को क्योंकि 18 से डिवाइड करिए तो आपका रिमाइंडर जो है वो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया दैट इज़ 9। देखा आपने कितना इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें क्या था कि आपको एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर को यूज़ करना था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, अब इस किसी को अगर नहीं पता होगा ये प्रॉपर्टी फिर तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा, क्योंकि इसमें कोई और एडिशन तो कोई इतना लंबा कर ही नहीं सकता है, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ये प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें कोई भी आपको कहीं पर ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है या आप नहीं कर सकते हैं अटैम्प्ट। आप सारा क्वेश्चन जो है रिमाइंडर का अटैम्प्ट कर लीजिएगा अगर ये सब लेक्चर्स आप देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जो है
ये लेक्चर का जो है ये वही हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए है। ये भी आपका शायद स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये रेस का क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए और इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले जो रिमाइंडर वाला हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका मेन पार्ट है साइक्लिसिटी का जो कंसेप्ट यूज़ होता है और कॉम्प्लेक्स जो रिमाइंडर्स का जो कंसेप्ट होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले रिमाइंडर का डेफिनेशन देखा कि क्या होता है रिमाइंडर। उसके बाद हमने देखा क्या कि नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या होता है, जो कि ये सब कंसेप्ट क्या है कि अभी यूज़ नहीं हो रहा है पर आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट देखा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है रिमाइंडर, कैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और उसके बाद हमने कुछ बेसिक सा क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग देखेंगे साइक्लिसिटी का कंसेप्ट और कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं जब रेस टू दी पावर बहुत सारा दिया हुआ रहता है, तो उस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत सारा कंसेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप क्वांट को रिवाइज करते रहिए। देखिए अब आपका, क्योंकि अब आपको गैप मिल गया है, अब आपका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स भी आपका डिले हो चुका है, ईपीएफओ भी डिले हो चुका है और भी बाकी एग्ज़ाम्स भी। तो इस टाइम को क्या है ना कि आप 3 महीने को अपने जो आपका 3 मंथ्स का जो टाइम मिला है आपको, आप फुली डेडिकेट करिए क्वांट को अच्छा करने में। इसीलिए क्योंकि मतलब आप बाकी पढ़ाई भी करते रहिए पर क्वांट में अगर आप समय देते हैं अभी 3 महीना, तो आप समझ लीजिए कि आपका लाइफ लॉन्ग जो है क्वांट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और क्वांट किसी का भी एक बार अच्छा हो जाता है ना, तो फिर उसको किसी भी एग्ज़ाम में, खास करके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में जहाँ पर क्वांट का यूज़ आता है, फिर आपको उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसीलिए अगर टाइम डेडिकेट करते हैं क्वांट वाले सेक्शन में, वो बहुत फ्रूटफुल होगा और वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्वांट का क्वेश्चन आता है। और क्वांट क्या होता है कि लोग स्किप करते जाते हैं, तो वो उनका कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, उनको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है और एग्ज़ाम में फिर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अब जब क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर इंग्लिश का सॉल्व करेंगे, इधर का सॉल्व करेंगे, तो उसमें श्योरिटी भी नहीं रहता है और आपका गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इस टाइम को फुली यूटिलाइज़ करिए अपना क्वांट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 3 महीना जो है वो मोर देन एनफ है क्वांट के लिए। अगर किसी ने 2-3 घंटा का भी समय दिया डेली क्वांट को, अगर 3 महीने, तो उसका क्वांट का सारा क्वेश्चन सही हुआ, इसका गारंटी है, ठीक है। क्योंकि क्वांट में बहुत डिफ़िकल्ट मैथ्स नहीं आता है, एकदम बेसिक मैथ्स आता है, पर होता क्या है कि लोगों को वो भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो इस वाले पूरे लेक्चर में और सीरीज़ में भी और हमारा जो जितना प्लेलिस्ट है उसमें यही कोशिश है कि आपका क्वांट का एकदम इन डेप्थ से लेके हायर लेवल को तक कवर किया जाए। तो आप भी जो है इस प्लेलिस्ट को देखते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, किसी एक सोर्स पे स्टिक करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने का ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी एक सोर्स से आप क्वांट पढ़िए, ठीक है। हमारे यहाँ भी क्वांट पढ़ाया जा रहा है, तो आप एक सोर्स फॉलो करिए और आप क्वेश्चंस कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप कंसेप्ट जो है वो एक जगह से पढ़िए और बाकी जो आपका जो क्वेश्चंस है वो आप कहीं से भी सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट आप अगर एक जगह से पढ़िएगा तो आपको ना कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम के, और उसमें हम लोग देखेंगे रिमाइंडर का जो हायर क्वेश्चंस होता है और हायर कंसेप्ट होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।